ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में बहुत सारी खबरें इस हिस्से में हम करेंगे चर्चा। एक तरफ कांग्रेस जहां संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस की सिरदर्द को बढ़ाएगा। थरूर ने कहा कि राष्ट्र सबसे पहले आता है। उन्होंने नेशन फर्स्ट की बात की। पार्टियों का काम देश को बेहतर बनाने का है। थरूर ने कहा हाल के समय में सरकार और सेना का समर्थन करने के कारण उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। आप सुने उन्होंने क्या कहा। We respect our parties. We have certain values and convictions that keep us in our parties, but we need to cooperate with other parties in the interests of national security. The question you asked. Sometimes the parties feel that is disloyal to them, and that becomes a big problem. Which is your first loyalty? To my mind, the nation comes first. Parties are a means of making the nation better. शशि थरूर जी के बयान से ऐसा लगता है कभी कभी अकेले हैं तो क्या गम है, और अकेले ही काफी हैं। नहीं, थरूर साहब देखिए इस मामले में तो कहेंगे, और मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए, और हम लोग कई बार उनके कई बयानों से कई चीज़ों पर, चूंकि वो बहुत एलीट क्लास के हैं, तो एलीट क्लास का आदमी कुछ ऐसे बयान देता ही है। तो हमको याद है वो कैटल क्लास कह दिया था उन्होंने इकोनॉमी क्लास को, तो वो सब है, उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन शशि थरूर भारत में उन गिने चुने राजनेताओं में हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर जितना है उतना शायद बहुत देशों में काम कर चुके राजनयिकों का भी नहीं होता है। वो यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनको कहा जा रहा था कि वो सेक्रेटरी के लिए पसंद हो सकते हैं, एक तरह से एक समय में उनको उस तरह से देखा जाता था। कांग्रेस पार्टी ने इस एसेट का उपयोग नहीं किया, जहां उनको उपयोग करना चाहिए था उस एसेट का उपयोग नहीं किया। शशि थरूर और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के साथ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर खड़े थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को जिस दिन लगा कि आज हमें यह व्यक्ति उपयोग का है, नरेंद्र मोदी ने उपयोग कर लिया। देश के मुद्दे पर उपयोग हो जाना है, यह शशि थरूर के लिए बड़ा अच्छा था, तो एक तरह से कहें विन विन हो गया। नेशन फर्स्ट। अब राहुल गांधी को यह चिढ़ाता है, यह उनको परेशान करता है, क्योंकि यही शशि थरूर थे जिन्होंने पार्टी नहीं चाहती थी, उसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन कर लिया और ठीक ठाक वोट भी जुटा लिए थे। ये भी समझिए, बहुत अच्छे वोट जुटा लिए थे। तो मुझे लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता है, कभी नहीं बर्दाश्त होता है कि हमारे सामने कोई खड़ा हो जाए और वो जितिन प्रसाद, वो सोनिया जी के, जितिन प्रसाद ही ना सर, जितेंद्र प्रसाद तो उनके प्रसाद के फादर, उनके पिताजी, वो लड़े थे चुनाव। उसके बाद सोनिया जी के कभी वो गुड बुक पे नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर कांग्रेस में हैं भले, उनके सांसद भले हैं, लेकिन दरअसल अब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। हमेशा राहुल गांधी को लगता है कि ये आदमी हमारे लिए थ्रेट है, इस आदमी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है, वो हमारे सामने, मतलब अगर खड़ा होता तो मैं छोटा हो जाता हूं। और जो थरूर साहब कह रहे हैं उसको काट कौन सकता है, नेशन कम्स फर्स्ट। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप पार्टी के लिए गद्दार कैसे हो सकते हैं अगर आप देश के लिए वफादार हो रहे हैं। इसमें शशि थरूर ने कुछ भी गलत नहीं कहा। भाई राजनीतिक दल का पहला काम तो देश ही होता है ना, देश के लिए ही तो राजनीतिक दल काम करते हैं कि भाई सरकार में आएंगे, देश को बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये सभी राजनीतिक दलों की समस्या है। किसी भी राजनीतिक दल में अगर कोई स्वतंत्र विचार का, कोई बहुत पढ़ा लिखा और कोई बहुत अच्छी सोच का अगर व्यक्ति होगा तो शीर्ष नेतृत्व को उसको स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होती है। शीर्ष नेतृत्व उसे अपने लिए एक थ्रेट के रूप में देखता है। सिर्फ ये कांग्रेस की भी समस्या नहीं है, सभी राजनीतिक दलों में समस्या रहती है कि कोई बहुत अगर ओपन माइंडेड होगा, कोई बहुत अच्छी विचारधारा का होगा या कोई बहुत ज्यादा लिटरेट होगा, तो पार्टी में उसकी स्वीकारता हमेशा मुखर बोलने वालों की स्वीकारता कम रहती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अगर शशि थरूर जैसा लीडर रहा है कि जो जिनका इतना वर्ल्ड में जिनका इतना एक्सपोज रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के खिलाफ वो लड़े, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव लड़े। लेकिन ठीक है, अगर वो डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव लड़ते तो क्या गलत है, वो चुनाव हारे, आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। पार्टी में कोई बढ़िया उनको जिम्मेदारी आप देते। पार्टी में विजय जी बताएं, वाकई में ये एकदम कॉर्नर कर दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी में, पहले ही कर दे। और हर्षवर्धन जी ने जयराम रमेश की बात को बहुत एक्सटेंस करके बहुत अच्छे से बताया। जयराम रमेश ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पार्टी में कुछ लोग कांग्रेस में हैं, कुछ लोग कांग्रेस के हैं। तो हमारे शशि थरूर साहब अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हैं नहीं, ये उनका एक मैसेज था। और जो वो बात कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी को, मतलब जाहिर तौर पे जो समीर जी ने भी जिस बात का जिक्र कर दिया, परेशानी होती है, लेकिन वो ऐसी बात कर रहे हैं कि उस पर आप उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और नरेंद्र मोदी जिस दूसरे ध्रुव पर खड़े हुए थे वो उनके साथ आ गए, क्योंकि उनको लगा कि ये आदमी सबसे ठीक हो सकता है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी एक एग्जांपल ही है ना, असदुद्दीन ओवैसी भी एग्जांपल है, बोल सपाट है, लेकिन फिर भी जब जरूरत हुई राहुल गांधी जी की पार्टी में नहीं है ना,
मुश्किल तो यहाँ पर राहुल गांधी जी की पार्टी की है कि वो शशि थरूर उनकी पार्टी में है और वो अब उनकी बात नहीं सुन रहा और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश की लाइन समझता हूँ। तो वो नेशन फर्स्ट पर आ गए और मुझे लगता है कि वो नेशन फर्स्ट की लाइन पर तब तक चलेंगे जब तक नेशन उनको कुछ कर नहीं देता। अब देश की जिम्मेदारी है कि वो उनका जो हिसाब से आप देते हैं ना। अच्छा, एक खबर और बड़ी आ रही है बिहार से जहां सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी पारी को लेकर अटकलें लंबे समय से चल रही हैं। इन अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने निशांत को आशीर्वाद दिया। अभी देखिए, कहानी कुर्सी की शुरुआत हमने कहां से की। निशांत कुमार ये बयान दे रहे थे कि उनके पिता जो हैं वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और अब ये तस्वीर आप देखिए, निशांत कुमार अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर पिता के पास थे, उनका पांव छुआ, आशीर्वाद मिला। पटना के महावीर मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। नीतीश उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अब ये आशीर्वाद केवल वो जन्मदिन वाला आशीर्वाद है या समीर जी आशीर्वाद? देखिए, बहुत संदेश तस्वीरों में बहुत से संदेश निकल कर आते हैं और मुझे लग रहा है कि आप देखिए, आज जन्मदिन पर उनको बधाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से पिता के रूप में एक बेटे को वो जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे होंगे, लेकिन क्या कभी पहले ऐसी तस्वीरें दिखी है कि वो पिता के साथ जन्मदिन मना रहे हैं या पिता ने उन्हें बधाई दी हो या ट्विटर पर जिक्र करा हो? वो तो मुख्यमंत्री आवास में तक नहीं रहते थे अपने पिता के साथ। और ये भी था कि उन्होंने अपने माता जी के निधन के लिए नीतीश कुमार को दोष दिया था कि भाई इनके कारण मेरी माँ का निधन हुआ है, पारिवारिक जो स्थितियाँ रही होगी। तो मुझे लग रहा है कि अब निशांत कुमार को भविष्य के रूप में एक जनता दल यूनाइटेड के लीडर के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए होगी। संजय झा ने जो कहा था कि भाई निशांत कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष से उनकी जिस तरीके से बातचीत हुई थी, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में निशांत कुमार हो सकता है विधानसभा का चुनाव लड़े और फिर सरकार का हिस्सा बनते हैं या क्या बनते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बता रहा है कि अब नीतीश कुमार भी लगभग इस बात पर सहमत हो गए कि मेरा परिवारवादी राजनीति इसमें एक लाइन महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ये मान रहे कि मेरा राजनीतिक सूर्यास्त हो रहा है तो अब मेरे बेटे का सूर्योदय राजनीतिक हो जाए। मतलब हुआ तो परिवारवादी राजनीति। अगर एक परिवार से चला जाता है दूसरा तो परिवारवाद की राजनीति। परिवार की राजनीति तो वो है कि भाई पिता भी मुख्यमंत्री रहे, बेटा भी सांसद बन जाए, बेटा केंद्र में मंत्री बन जाए, पत्नी भी आपकी मुख्यमंत्री बन जाए, बेटा भी विधायक बन जाए। पूरा परिवार राजनीति में आ जाए, वो परिवार की राजनीति होती है। यह परिवार की राजनीति है। निशांत कुमार को अगर नीतीश कुमार चाहते तो कभी भी विधान परिषद में बिठा सकते थे, कभी भी सांसद बना सकते थे, राज्यसभा भेज सकते थे। उन्हें कोई पार्टी में और सरकार में पद नहीं दिया। अब अगर नीतीश कुमार रिटायर हो जाते और निशांत राजनीति में आते तो मैं इसे परिवार की राजनीति नहीं मानूंगा। ठीक। भगवत गीता में ना बहुत आपने देखा, भगवत गीता की कम से कम 100 तरह की टीका है। टीका का फायदा ये होता है कि एक शब्द को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जी हर्षवर्धन जी। मूरत देखिए जैसी तिनतिनी है ना। इसमें मैं एक कहूंगा, देखिए पुत्र तो है ही है वो, लेकिन अब पुत्र को स्थापित करना ये वंशवाद जैसा आप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टी में सबको दरकिनार करके निशांत कुमार को आगे कर दिया गया है। ये एक फर्क है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि वो चाहते तो जब नीतीश कुमार अपने पावर में थे तब भी निशांत सबको कमांड दे सकते थे। जो यहाँ होता है कि राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया प्रधानमंत्री का, या अखिलेश यादव के सामने किसकी हैसियत रही होगी, बाद में तो उन्होंने अपने पिता को ही धकेल के किनारे कर दिया। हालांकि इस पे लोग नाराज जाते हैं लेकिन कर तो दिया ही था। तो ये होता है, मतलब दोनों का फर्क बहुत साफ साफ है कि परिवारवाद क्या होता है। अब हर्षवर्धन जी बस ये बताइए, आशीर्वाद मिल गया है, राजनीति में आ जाइए। 100%। और मैं तो पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए होंगे अब तो हम लोग को ये चर्चा करते हुए, निशांत को आप किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। वो उप मुख्यमंत्री या मंत्री के तौर पर अगली कैबिनेट अगर एनडीए की बनेगी, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है, तो उसका हिस्सा होंगे। और इसका परिवारवाद वाली राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला ही कि शुरुआत यहीं से हुई कि पिता जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात से ही, निशांत जी की बात से शुरुआत हुई थी। अब खबर महाराष्ट्र की तरह ले लेते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सारी लड़ाई बीएमसी चुनाव को लेकर है। हिंदी भाषियों की पिटाई भी इसी की एक कड़ी है। ठाकरे ब्रदर्स जानते हैं कि जितना मराठी करेंगे उतने वोट बरसेंगे और इसलिए 5 जुलाई को वर्ली में दोनों भाई एक साथ एक मंच पर खड़े हुए। 20 साल की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के कसीदे पढ़े। लेकिन क्या राज ठाकरे वाकई उद्धव का साथ देंगे, कहना थोड़ा मुश्किल है। साथ आ तो गए हैं, मगर क्या साथ निभा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। इस बीच उद्धव ने सामना को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं जब चाहे राज को फोन कर सकता हूं, हम ठाकरे हैं, चोरी छिपे नहीं मिला करते। पण माझं तेच म्हणणं आहे की
थेट चर्चा केली, हा, काय अडचण काय कोणाला? काहीच अडचण नाही. हा प्रश्न विचारला जातो. हो, पण मी आत्ता फोन उचलून त्याला फोन करू शकतो, तो मला करू शकतो, आम्ही आत्ता भेटू शकतो. काय अडचण काय? अडचण काय? म्हणजे बाकीची लोक एकमेकाला चोरून मारून भेटतात, आम्ही चोरून मारून भेटणाऱ्यातले नाहीयेत. मगाशी जो तुम्ही मुलाखतीच्या सुरुवातीला बोललो ना की ठाकरे ब्रँड, आम्ही चोरून मारून काय करत नाही, भेटायचं तर उघड भेटू. काय अडचण काय कोणाला? आणि आम्हाला तरी अड़चन कहाँ है सर? समीर जी, कौन सी अड़चन है? देखिए, अड़चन कुछ नहीं है, लेकिन अब अड़चन ये है कि जो मराठी मानुस है वो उनके साथ नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी अड़चन है. और इस अपने ऐसे इंटरव्यू अड़चन में हिंदी शब्द है या मराठी शब्द है? मराठी में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी शब्द होता है, ये मराठी में भी अड़चन तो राज शब्द ठाकरे इस्तेमाल- बोलेंगे ना अड़चन या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे वो. ठीक है, बिल्कुल चलिए बोलेंगे. मुद्दे पर आते हैं. देखिए, जो इंटरव्यू उन्होंने सामना को दिया है वो तो उन्हीं का मुखपत्र है, शिवसेना का, मतलब बाला साहेब उद्धव ठाकरे का. तो उसमें जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि भाई ठाकरे ब्रांड को किसी पहचान की जरूरत नहीं है और ठाकरे ब्रांड बम्बई में जाना जाता है. अब ठाकरे ब्रांड की स्थिति तो ये हो गई कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से मिलिंद देवड़ा से चुनाव हारते हारते बचे सिर्फ 9,000 वोटों से जीते. ठाकरे ब्रांड की स्थिति यह हो गई कि राज ठाकरे अपने माहिम में अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए. ठाकरे ब्रांड की तो ये स्थिति हो गई कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सीटें 20 सीटों पर आकर टिक गए वो. अब ठाकरे ब्रांड की ये हालत होगी क्योंकि यहाँ से शिवसेना का नाम चला गया, बाला साहेब ठाकरे का सम्मान चला गया और पार्टी हाथ से निकल गई. तो अब ये जो चुनाव की तैयारी कर रहे हो, जो वो कह रहे हैं कि भाई मैं उठा के कभी भी राज ठाकरे से बात करता हूं, तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 1.5 साल पहले इनसे पूछा था राज ठाकरे के साथ आप गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने पूछा था कौन राज ठाकरे. ये तो उद्धव ठाकरे ने कहा था ना कि कौन राज ठाकरे. तो अब ये समय की मजबूरी है, डूबते को तिनके का सहारा है, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, दोनों के पास अब सत्ता नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो लग रहा है कि मिलकर आते हैं 227 में से कुछ सीटें जीतकर इस स्थिति में आते हैं कि गठबंधन में अपना मेयर बना ले या किसी के साथ लेकर हम महापौर बन जाए या विपक्ष बड़ा पद लेके बीएमसी में जो मलाई मिलती है वो हम मिल बांट कर खा ले. अब सिर्फ सत्ता की राजनीति है, मराठी अस्मिता के नाम पर कुछ नहीं. और अब तो देवेंद्र फडणवीस जैसे मराठी नेता वहां पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री है. अब न ठाकरे ब्रांड की जरूरत है न ये मराठी ब्रांड के नेता है महाराष्ट्र के अंदर. इधर नीतीश राणे भी एक बात करें. नीतीश राणे ने कहा कि भाई अगर उद्धव जीत जाएंगे तो मेयर मुस्लिम हो जाएगा. अब आप देखिए, नीतीश राणे ने बीएमसी इलेक्शन को लेकर हिंदू कार्ड खेला. मैं दोनों संदर्भों को जोड़ते हुए आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये खबर भी देख ले. अगर उद्धव जीते तो कोई अब्दुल्ला या शेख मुंबई का मेयर बन जाएगा. नीतीश राणे ने राज ठाकरे पर भी पलटवार किया. राज ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया तो स्कूलों को बंद करा देंगे. इसके जवाब में नीतीश राणे ने कहा कि अगर राज ठाकरे में हिम्मत है तो मदरसों को बंद करा के दिखें. अब मदरसों का क्या कनेक्शन है मराठी भाषा से या हिंदी भाषा के पढ़ाने या ना पढ़ाने से? ये हमेशा नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से एंगल क्यों देने लग जाते हैं? खैर, नेता ही देते हैं वैसे अपने सहूलियत के हिसाब से. मैं भी कहाँ गलत बोल गई. आतंकवाद की पढ़ाई होती है, ये नीतीश राणे कहते हैं मदरसों में. आप सुने उनके बयान को. तो आज अगर हम लोग सतर्क होंगे नहीं और कल अगर उद्धव ठाकरे का विचार सोच का अगर महापौर इधर बैठ गया तो जैसे उनके सांसद चुन के आए थे और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, सर तन से जुदा और अल्लाह अकबर के नारे दिए गए थे, वैसे ही मुंबई महापालिका का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनेगा तो यहाँ मुंबई के हिंदू सेफ होंगे क्या? नीतीश राणे का बयान भी सुन लिया सर. अब ये तो एंगल ही अलग कर दिया. मैं तो ये कहना चाह रही थी कि भाई वहां पे दो भाई मिल जाए. यहाँ तो इन्होंने मुद्दे मराठी भाषा को ही मुसलमानों से जोड़ दिया. बीएमसी इलेक्शन को कह दिया कि मेयर इनका अगर उद्धव ठाकरे जीत जाते, राज ठाकरे जीत जाते हैं तो मेयर बनेगा कोई मुसलमान. देखिए, नीतीश राणे की पॉलिटिक्स हमेशा से हिंदुत्व की तरफ रही है, हमेशा से डिफरेंशिएट करने की रही है हिंदू और मुस्लिम में. हमेशा से बोलते आए हैं हमें कि क्या ये मुस्लिम के इलाके में जाके मराठी को इंपोज कर सकते हैं. तो ये सारी बातचीत जो उनकी रही है हिंदुत्व के ऊपर रही है, हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने की रही है अपने लिए. लेकिन अगर एमएनएस को देखें तो उनके पिछली बार दोनों असेंबली और जो लोकसभा के इलेक्शन थे 0-0, और साथ में उद्धव ठाकरे को देखें तो गिरते हुए 20 और 9 इन सीटों पे आ गए. तो इस समय उद्धव ठाकरे को जरूरत है राज ठाकरे की, पर राज ठाकरे हमेशा से अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते आए हैं और हमेशा से वो कहते हैं कि हम स्ट्रीट्स को रूल करते हैं, चाहे असेंबली में हमारी एक भी सीट ना हो, चाहे लोकसभा में हमारी एक भी सीट ना हो. और ये बात बहुत
महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं वो एमएनएस के ही लोग करते हैं ज्यादा। उद्धव ठाकरे उनके सामने काफी बैलेंस्ड है, लेकिन इस समय उद्धव ठाकरे ये देख रहे हैं कि मैं किसी तरीके से मराठा वोट को कंसोलिडेट कर लूं। बस यहां पे एक ही मुश्किल है, वो है एकनाथ शिंदे की। सर और क्या क्या मुश्किलें हैं विजय जी? मुझे राणे साहब का समझ नहीं आता, वो उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस को कह रहे हैं? सरकार किसके वहां पर? आप बताएं सर। मुझे समझ नहीं, गलत आदमी को वो शायद एड्रेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनका इशू जो भी हो, सही है गलत है, मैं इस पर जा ही नहीं रहा, लेकिन उन्हें तो मुख्यमंत्री जी को एड्रेस करना चाहिए ये बात कि भाई मदरसे बंद करवा देने चाहिए, या जहाँ भी जाना है उस पर चर्चा करनी चाहिए उनको, और स्कूल बंद करवाने नहीं करवाने हिंदी वाले वो भी उस पर उनको देना चाहिए। तो वो गलत आदमी को एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हर्ष जी नहीं, लेकिन वो एड्रेस तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि भैया मराठी ही बोलो। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो जरा उधर भी जाके दिखाइए। और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी जगह पर नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि वहां तक ले जा रहा। और मैं बार बार कहता हूं, नितेश राणे के ढेर सारे बयान बहुत विवादित होते हैं, लेकिन जैसी राजनीति राज और उद्धव कर रहे हैं उसका ये जवाब है शठे शाठ्यम समाचरेत। नहीं, वो मराठी पॉलिटिक्स करेंगे तो ये हिंदू कार्ड खेलेंगे। जाहिर है, क्यों नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? बटेंगे आप तो वैसे कटेंगे बांटने की बात कर रहे हैं, वैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक है तो सेफे वाली राजनीति भाई ये तो जाहिर है ना, आप अगर जातियों में भाषा के नाम पर बांट रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं सारे हिंदू एक हो जाओ। तो दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब अगर ये बात, और मैं तो यूं कहता हूं कि मराठी वोट बरसेंगे, ये जो लाइन थी ठीक नहीं है, कतई मराठी वोट नहीं बरसे। इसीलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अपनी भाषा सुधारनी पड़ी लाइन। और मैं फिर कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे ट्रैप में फंस गए राज ठाकरे के, वो निकलने की कोशिश करेंगे। उद्धव का वो स्वभाव नहीं है। अगर उद्धव का वो स्वभाव रहा होता तो शिवसेना आज एकनाथ शिंदे के पास नहीं होती। और पता नहीं जो भी सलाहकार हो उद्धव जी के, जिन्होंने भी समझाया हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी कैसे हो सकती है? अगर नाम देना था चुनाव आयोग को तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे होनी चाहिए थी ना। उद्धव का नाम क्यों दिया? ये उनके सलाहकार उनके गुणगान में, उनकी प्रशस्ति में ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो विरासत सहेजने की लड़ाई थी उसमें उद्धव जी बहुत पीछे छूट गए। और अगर ये स्ट्रीट फाइटिंग और सड़क पे रूल करेंगे, इस वाले में जाएंगे, तो जो बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। अब अगली खबर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। बर्मिंघम में आज भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया। WCL लीग में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने के बाद WCL ने माफी मांगी। WCL ने कहा कि इस मैच को लेकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आपको बता दें, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना ने पहले ही मैच खेलने से इनकार कर दिया था। अब शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए पाकिस्तान से कभी मैच न खेलने का फैसला लिया है। शिखर धवन ने अपने पोस्ट में लिखा कि जो कदम 11 मई को लिया गया, आज भी उस पर कायम हो। देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। खैर, ये बौखलाहट होनी ही चाहिए, लेकिन ये फैसला चौतरफा आलोचनाओं के बाद नहीं सामने आना चाहिए था। इस WCL का ये फैसला उसी दिन, जिस दिन ये ग्राउंड तैयार हो रहा था ना कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ मैदान में बैट उठाएंगे, उसी दिन ये तय कर देना चाहिए था कि ये नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। वैसे मैं नॉर्मली खिलाफ रहता हूं कि कभी भी हम देश और रिलीजन और उसको ना लेके आए स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन यहां पे बात हमारे देश की नहीं है। यहां बात यह है कि उस देश के साथ खेले जो हमेशा से हमारे अगेंस्ट एक्शन लेता है, हमेशा से आतंकवादी हमला करता है, हमेशा से हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करता है, हमेशा से वो ये सोचता है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो कहीं ना कहीं उनके साथ हमारे सारे रिश्ते डाउनग्रेड होने चाहिए। हाँ, ये जरूर बात आप जो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, ये उस समय डिसाइड करना चाहिए था कि ये मैच खेले जाएं कि नहीं खेले जाएं। जब एक बार पूरा डिसाइड हो गया, स्टेडियम को बुक कर लेते हैं, सारे इंतजामात हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये भी बात गलत है। खिलाड़ियों को भी पहले से ही बहुत क्लियरली बोल देना चाहिए था कि ये मैच हमें नहीं खेलना। आयोजनकर्ताओं को यह सोचना चाहिए कि क्यों भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे, और वो भी शाहिद अफरीदी के खिलाफ। हम क्या तस्वीरें भूल जाएं विजय जी? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद क्या कर रहा था?
उसके खिलाफ क्यों मैच खेलने के लिए हमारे क्रिकेटर्स, हमारे लेजेंड्स यहां से जाएंगे? उनके पोस्ट और उनके बयान सब लोगों ने देखे, आपने और मैंने नहीं देखे, लेकिन फैसला किसको करना था? ये आयोजनकर्ताओं को पहले नहीं, भारत सरकार को फैसला करना चाहिए ना कि भारत सरकार की नीति क्या है, कि क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। जिनको फैसला करना है, बाकी सब बातें आप करेंगे और यहां फैसला नहीं करेंगे कि भारत सरकार को, कि भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ खेलना है। अभी हॉकी मैच का भी चल रहा है, अभी तक उस पर क्लियर नहीं हुआ कि क्लैरिटी क्यों नहीं। हर्षवर्धन जी मुझे लगता है पहले दिन से इस बात पर जोर दे रहे हैं लगातार कि भाई ये क्यों फैसला किया जा रहा है। तो जब फैसला आपको करना है, जो सरकार को फैसला करना है, आप वहां पर खिलाड़ियों पर छोड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन दबाव काम आता है ना सर, दबाव तो काम आता है, लेकिन जो फैसला सरकार को करना चाहिए था वो सरकार को करना चाहिए। मैं और नीतिगत फैसले की जरूरत है कि क्या हम भारत के लोग पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक फिल्म में काम कर रहा था, तो उसको लेकर आपने इतने सवाल खड़े कर लिए। मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूं, मैं तो इस देश की आवाम के लिहाज से भी कह रही हूं हर्षवर्धन जी, उतने में भी इतने सारे सवाल थे। यहां तो भारत की जर्सी होगी, बड़ा बड़ा इंडिया लिखा हुआ होगा, और फिर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? ये दबाव में ही तो रद्द किया गया है। बिल्कुल, ये हम भारत के लोगों की ये ताकत है, ये दबाव है, लेकिन मैं एकदम सहमत हूं कि ये भारत सरकार की नीति में तय होना चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ किसी तरह के रिश्ते नहीं रखेंगे। जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं टेरर ट्रेड, टेरर टॉक, गोली बोली ये एक साथ नहीं चल सकती है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो ये क्रिकेट की बॉल कैसे चल सकती है, ये बल्ले कैसे चल सकते हैं? और हम उस पर करोड़ों रुपए कमाकर उनको दे दें जिससे कि वो कुछ और बम गोले खरीद लें, कुछ और चाइना से हथियार खरीद लें और हमारे ही सैनिकों पर, हमारे ही सिविलियंस पर वो हमला करें। किसी कीमत पर यह नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल यह सवाल भारत सरकार के ऊपर जाता है। यह दबाव में WCL ने बंद किया, लोग नहीं देखने जाएंगे, ब्रांड वैल्यू खत्म होगी, गालियां खा रहे थे, खिलाड़ियों को भी लगा कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन भारत सरकार को यह नीति तय करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, एक स्टैंड रखना होगा कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते तब तक नहीं रखेंगे जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद खत्म नहीं होता है। खून और खेल बिल्कुल नहीं चलेगा, ये एक ऑब्जेक्टिव, एक स्टैंड भारत का होना चाहिए। और इसके लिए खिलाड़ियों ने चलिए ये फैसला ले लिया, देर आए दुरुस्त आए, ऑर्गेनाइजर्स ने ये फैसला ले लिया।